एक मिनट पूरी रिपोर्ट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वीरवार शाम के वक्त पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े खुलासे किए। पंजाब पुलिस ने बताया कि मूसेवाला हत्याकांड मामले में लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है। पुलिस ने यह भी बताया कि वीरवार को आरोपी बलदेव को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जांच में 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं सबसे पहले गिरफ्तारी 30 मई को की गई थी। एजीटीएफ प्रमुख प्रमोद बान ने बताया कि मूसेवाला के मर्डर की प्लानिंग पिछले साल अगस्त में शुरू हो गई थी। पुलिस ने बताया कि जहां से हथियार आए हैं उसकी भी जानकारी मिली है। वहीं इस दौरान ये भी बताया गया कि 3 बार मूसेवाला की रेकी की गई थी। पुलिस ने 2 महीने में 147 गैंगस्टर पकड़े हैं। पुलिस ने दावा किया कि जो भी हत्याकांड में शामिल होगा उसका खुलासा होगा। आज हमने बलदेव एलियस निक्कू को भी अरेस्ट करा है, जो कि केकड़े के साथ मेन रेकी करने में, फॉलो करने में और कॉन्टैक्ट रिसीवर टू गोल्डी ब्राउन एंड सचिन। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और आज जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद और भी खुलासे होने की संभावना है। कहीं ना कहीं पुलिस अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार चुकी है और गिरफ्तारी और भी आगे संभव है इस पूरे मामले पर। इधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू कल नामांकन भरेगी, जिसे लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार कर ली गई है। देखिए रिपोर्ट। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीते मंगलवार को एनडीए और विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष ने मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि मुर्मू कल नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल रहेंगे। चंडीगढ़ में भी आज बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। इस बैठक में तमाम बीजेपी के दिग्गज शामिल रहे। आपको बता दें कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीत जाती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके अलावा और भी उम्मीदवारों के नाम रेस में शामिल थे, लेकिन एनडीए ने काफी सोच समझकर द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगाई। अब देखना होगा कि आगामी राष्ट्रपति देश का कौन होता है। हालांकि इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 24 तारीख को जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और यही कारण है कि उससे पहले देश का नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। अब वो कौन होगा ये अभी भी बड़ा सवाल है। इधर महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बड़ा बयान दे दिया है और फ्लोर टेस्ट की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान मचा है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी फूट पड़ गई। एमवीए गठबंधन में शामिल कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी नेता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि अजित पवार कांग्रेस के मंत्रियों को परेशान करते थे और इसके चलते सरकार में बने रहना मुश्किल था। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम में अगर कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। नाना पटोले ने कहा कि जिस तरह से अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लाई है, उसी तरह महाराष्ट्र में एक अग्निपथ केंद्र सरकार ने लाकर खड़ा किया है। और ये ईडी का डर बताकर फिर कर्नाटक की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये सरकार को केंद्रीय यंत्रणा का दुरुपयोग कर केंद्र की बीजेपी सरकार जिस देश की लोकतंत्र को तहस नहस कर रही है, ये बात सामने आती है। एक तरह से देखा जाए तो लगातार नाना पटोले बयान दे रहे हैं और फ्लोर टेस्ट की तैयारी की जा रही है। अब इस बयान के बाद और भी क्या कुछ पार्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, खैर इस पर अभी भी विराम है क्योंकि आगामी कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं और उससे भी इस बयान को जोड़कर देखा जा रहा है। कोरोना केस की अगर हम बात करें तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 13,000 से ज्यादा के केस अब मिले हैं। बीते दिनों के मुकाबले ये आंकड़ा 3 गुना ज्यादा है, यानी कि चिंता और बढ़ रही है। देखिए 1 मिनट की पूरी रिपोर्ट। देश में कोरोना केस में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 13,195 नए केस मिले हैं। कोरोना से मौतों का आंकड़ा पिछले दिन के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ गया है।
इस दौरान कोरोना ने 38 लोगों की जान ली है, जबकि इससे पहले 13 लोगों की मौत हुई थी। देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 82,550 हो गई है। इससे पहले इसका आंकड़ा 81,687 था। ठीक होने वालों की संख्या 10,910 दर्ज की गई है। देश भर में सबसे ज्यादा मामले और मौतें केरल में हुई हैं। देश में कोरोना के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अफसरों के साथ समीक्षा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय देश में कोरोना के मामलों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के कारणों और उपायों पर मंथन कर रहा है। मेडिकल एक्सपर्ट से चर्चा की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के हालात की समीक्षा करेंगे। देश में पिछले दिनों से कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर कोरोना की बात करें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कई राज्यों में अलर्ट भी यहां पर घोषित कर दिया गया है और फिर से हॉस्पिटलों की व्यवस्था को लेकर मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। अब देश में मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों को भी अब अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इधर देश के कई राज्यों में गर्मी की अगर हम बात करें तो गर्मी का सितम अभी भी जारी है। मानसून का इंतजार हो रहा है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि पूर्व में अगले 5 दिन में भारी बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिन में मानसून दस्तक दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। देश में मानसून का असर अब तेजी से दिखने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बयान में कहा है कि उप हिमालयी जिलों दार्जिलिंग, कम्पलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और अलीपुरद्वार और सिक्किम में कुछ एक इलाकों में भारी बरसात हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी हवा के प्रभाव में बरसात होने की संभावना बन रही है। राजस्थान के कई इलाकों में मानसून से पहले की बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में राज्य के बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार इस दौरान सर्वाधिक बरसात नोखा, बीकानेर में हुई है, जो कि 47 मिलीमीटर दर्ज की गई है। तो वहीं माउंट आबू में 35 मिलीमीटर बरसात हुई है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपनी सामान्य तिथि 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचेगा। मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ रहा है। तो गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जैसे ही मानसून की दस्तक होगी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी और किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद साबित होगी। इधर गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप निगम में कंप्यूटर क्लर्क आउटसोर्स कर्मचारी पर है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के नाम पर गुरुग्राम नगर निगम की तह बाजारी वाली दुकानों में रजिस्ट्री के नाम पर गुरुग्राम नगर निगम कर्मचारियों की ओर से मोटी रकम लेने का खुलासा हुआ। ये खुलासा गुरुग्राम नगर निगम में ही कार्यरत एक कर्मचारी ने इसकी शिकायत की और उसके बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जब इस मामले की जांच के आदेश मुख्य सचिव ने गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा को दिए। इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि गुरुग्राम नगर निगम में कंप्यूटर क्लर्क आउटसोर्स कर्मचारी सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम के नाम प्रति दुकान लगभग 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है। वहीं अब इस मामले में गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा ने कहा कि हाई लेवल अथॉरिटी से एक चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी के आधार पर जल्द ही जांच की जाएगी और 15 से 20 दिन में ही जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कई सालों से नगर निगम की दुकानों पर बैठे लोगों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व स्कीम लाई गई थी, लेकिन इसका फायदा नगर निगम के कर्मचारियों ने रिश्वत के तौर पर लोगों को मालिकाना हक दिलवा कर लिया। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो लगातार जो प्रभारी मंत्री हैं, चाहे वो अनिल विज ही क्यों ना हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब देखना होगा मामला सामने के आने के बाद इस पर क्या कुछ कार्रवाई आगे होती है। इधर अगर हम बात करें नशे के खिलाफ एक्शन की तो लगातार एक्शन दिया जा रहा है। नशे के खिलाफ 10 दिन के एक्शन में 7 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा को नशे की चपेट में लाने में दूसरे राज्यों के लोगों का बड़ा हाथ है। 26 जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे है। इससे पहले शहर में एक अभियान चलाया गया। 12 जून से शुरू हुई इस अभियान के दौरान जिले में अलग अलग क्षेत्रों से नशीला पदार्थ पकड़ा है। इस नशीले पदार्थ की बिक्री में महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले 10 दिनों में की गई कार्रवाई के दौरान 7 किलो से भी अधिक गांजा बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच के दौरान सामने आया कि नशे का कारोबार करने में पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों के रहने वाले हैं। ये रोजी रोटी कमाने के लिए गुरुग्राम आए थे, जो इस नशे के कारोबार में संलिप्त हो गए हैं।
भले ही नारकोटिक्स विभाग ने इस सप्ताह में 7 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया हो, लेकिन देखना यह है कि जिले में इस तरह का कारोबार के रैकेट को पूरी तरह से ठप कब तक किया जाता है। दिल्ली से सटा होने के कारण यहाँ ड्रग माफिया सबसे अधिक सक्रिय है, जिसे रोक पाना हरियाणा नारकोटिक्स विभाग के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। नशे पर लगाम लगाने के लिए लगातार हरियाणा पुलिस हो, चाहे हिमाचल पुलिस हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, लगातार काम कर रही है और ऐसे में कई अंतर्राज्यीय गिरोह के खुलासे हुए हैं, जिस पर तीनों ही राज्यों की पुलिस मिलकर काम कर रही है। इधर अगर हम बात करें भिवानी की, तो हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भिवानी में शिक्षा विभाग के क्लर्क स्टाफ ने सांकेतिक भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी इनकी तरफ से दी गई है। लघु सचिवालय के बाहर धरना देकर गले में फूलों की माला डालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते ये हरियाणा शिक्षा विभाग के लिपिक हैं, जो आज एक दिन के सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग पुरानी पेंशन बहाली करवाने और वेतन बढ़ाने की है। भूख हड़ताल पर बैठे हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इनका वेतन बहुत कम है और काम गधे घोड़ों की तरह ज्यादा करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी ये मांगे पूर्व की हुड्डा सरकार के दौरान की है, जब भाजपा ने इसे पंजाब के समान वेतन देने का दावा किया था और अब इसे जुमला बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सांकेतिक भूख हड़ताल है, सरकार ने मांग नहीं मानी तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग है, पर दूसरे राज्यों में ये शुरू होने पर हरियाणा में भी ये मांग दोबारा जोर पकड़ने लगी। ऐसे में देखना होगा पुरानी पेंशन लागू करने से मना कर चुकी हरियाणा सरकार कर्मचारियों के आंदोलन के बाद अपना फैसला बदलती है या नहीं। हालांकि देखा जाए तो सरकार ने जिस तरह से वादे किए थे उसे पूरा कर रही है, सरकार का कहना है, लेकिन अभी भी कई कर्मचारी हैं जो खुश नहीं है, जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं, जिस पर हरियाणा सरकार ने पहले ही कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली नहीं हो सकती। लेकिन अब इस प्रदर्शन के क्या कुछ परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद की बात कर लेते हैं, जहां पर बल्लभगढ़ में अब मंचलों पर पैनी नजर रहेगी, जिससे महिलाएं बेखौफ होकर बाहर जा सकती हैं। 1 मिनट में देखिए कि पुलिस ने क्या कुछ फैसला इस पर लिया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ जिले में इन दिनों पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा उठाया है। बल्लभगढ़ जिले के अंतर्गत पड़ने वाले पार्कों में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। दरअसल पुलिस का एक कदम मनचलों के खिलाफ है। बल्लभगढ़ में पुलिस को पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थी कि पार्कों में मनचले महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। फिर क्या था, शिकायत मिलते ही एसएचओ नेहा राठी की नजर पार्कों की ओर टिकी। इतना ही नहीं, एसएचओ नेहा राठी खुद पार्क की गश्त करने भी पहुंची। तो हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि हम सिविल में हर जगह जाएंगे और उन पर नजर रखेंगे। आज भी हमने इस तरह के कई लड़कों पर कानूनी कार्रवाई की है और उनके खिलाफ उनको जेल भी भेजा है। इस बीच मनचले पुलिस की वर्दी देखकर पहले ही सतर्क हो रहे हैं और इसके लिए एसएचओ नेहा राठी सादे कपड़े में पार्क में पहुंची। हालांकि कुछ शरारती तत्वों को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का भी काम किया। और यहाँ पार्कों में भी किसी भी तरह की कोई समस्या हो या कोई भी लड़के उसको गलत तरीके से देख रहे हो या पीछा कर रहे हो या गलत अभद्र व्यवहार उनके साथ हो रहा हो, तो वो हमें बताएं, हम आके यहाँ पे उनकी रक्षा करेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो एक तरफ से देखा जाए तो मंचलों की खैर नहीं, ये पहले ही हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया था और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। कई तरह की योजनाएं बनाई जाती ताकि महिलाएं सुरक्षित हो, लेकिन वक्त वक्त पर इसकी मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है। बाकी अगर पुलिसकर्मी इस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वो काबिल तारीफ है। इधर करनाल की अगर हम बात करें तो पार्षद इश्क गुलाटी के परिवार पर हमला किया गया है, लेकिन हमला क्यों हुआ, आखिर हमले की वजह क्या रही, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। खून से लहूलुहान ये शख्स और कोई नहीं बल्कि करनाल जिले से पार्षद इश्क गुलाटी है। इश्क गुलाटी को पार्किंग के लिए एक शख्स को टोकना इस कदर भारी पड़ गया कि पार्षद को रातों रात अस्पताल पहुंचना पड़ा। दरअसल इश्क गुलाटी का पार्किंग को लेकर एक परिवार के साथ विवाद हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक परिवार गलत जगह पर कार पार्क कर रहा था, जिस पर पार्षद ने परिवार को टोका, गलत पार्किंग करने से मना किया। पार्किंग को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने के कुछ ही समय बाद परिवार ने पार्षद और उनके भाई पर हमला बोल दिया। इस गुलाटी से जानलेवा मांग करा, साथ में इनके सामने वाले मकान में एक पड़ोसी रहता है, उसका गाड़ी को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा हुआ। तलवार से हमला बोला है? तलवार से हमला बोला है। तो क्या
ब्लड एएमसी की तरफ से हमारे पास शिकायत आई है, लेकिन हम मौके पर पहुंचे तो अंगूठा वगैरह कट गया है? अंगूठा बता रहे, डॉक्टर साहब बता रहे थे अंगूठा कटा है। तो आरोपी को मौके से पकड़ लिया हाँ है? जी, आरोपी को तलवार भी बरामद कर ली गई है। हालांकि इस पूरे मामले पर देखना होगा, पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है, कार्रवाई कब तक होती है बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से अब देखें तो खुलेआम गुंडागर्दी बढ़ रही है। इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं तो सोनीपत के मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी बैरिकेड से जा टकराई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसमें 3 छात्रों की मौत हुई है। देखिए रिपोर्ट। सोनीपत जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे पर देर रात तेज रफ्तार कार पत्थरों के बैरिकेड से जा टकराई। टक्कर के बाद i20 कार में भयंकर आग लग गई। कार में सवार 3 छात्रों की जलकर मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 मृतक रोहतक पीजीआई MBBS के स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। हादसे में घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी कार सवार युवक रोहतक से हरिद्वार निकले थे। सोनीपत पुलिस हादसे की जांच कर रही है। हादसे में तीनों मृतकों की पहचान MBBS 3rd ईयर के छात्रों के तौर पर हुई है। घायल छात्रों की पहचान अंकित, नरवीर और सोमवीर के तौर पर हुई है। अच्छा, वह कहाँ पर क्या सूचना अभी तक? हमें रात को सूचना मिली थी कि यहाँ से जो कार सवार हैं वो जा रहे थे और गाड़ी जो है पत्थर में डिवाइडर में लग गए और आग लगी, जिसमें 3 जो व्यक्ति हैं वो मौके पे ही गाड़ी के साथ ही जल गए। हादसे लगातार बढ़ रहे हैं हरियाणा प्रदेश में। इसे लेकर भी इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने चिंता जताई थी। अब जिस तरह से हादसे बढ़ रहे हैं तो लोगों से भी बार बार अपील की जा रही है कि सुरक्षित यात्रा करें तो बेहतर होगा, या ड्राइव अगर आप कर रहे हैं तो सुरक्षित ड्राइव करें। इधर रेवाड़ी की बात करें, फोटो स्टूडियो की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। गनीमत ये रही कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, जिससे जो दूसरी दुकान है वो आग की चपेट में आने से बच गई, लेकिन नुकसान लाखों का हुआ है। देखिए रिपोर्ट। रेवाड़ी के भाड़ावास गेट मार्केट में एक फोटो स्टूडियो की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जाता है, जिसके कारण आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंचने के आरोप लगाए गए थे। वहीं स्टूडियो संचालक का कहना है कि बुधवार शाम को वो दुकान बंद कर अपने घर निकल गया। इस दौरान किसी ने फोन पर सूचना दी कि दुकान में धुआं निकल रहा है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचा और दमकल को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी करीब 20 से 25 मिनट देरी से पहुंची, जबकि मात्र 800 मीटर पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। गनीमत रही कि दुकान 2 साइड ओपन थी और दुकान की दूसरी साइड में सीढ़ियां होने के चलते साथ वाली दुकान तक आग की लपटें नहीं पहुंच पाई और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास की दुकानें भी आग के जद में आ सकती थी। फिलहाल आग लगने से कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आकलन जारी है और ऐसे में मुआवजे की उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि लाखों का नुकसान अब तक बताया जा रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी इसके लिए लगातार त्रिदेव सम्मेलन कर रही है। सोलन में भी बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन आयोजित हुआ। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सोलन में गुरुवार को पुलिस ग्राउंड में बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 7,000 बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष, बूथ लेवल एजेंट के साथ ग्राम प्रमुखों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। इस साल हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है और इसी के तहत चारों संसदीय क्षेत्रों में त्रिदेव सम्मेलन आयोजित किए गए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि त्रिदेव पार्टी की नींव है और इसी पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की इमारत खड़ी है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाया है। इससे तय है कि हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। जयराम ठाकुर ने नरेंद्र सिंह तोमर को गदा देकर सम्मानित किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्षी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आने पर उनकी योजनाओं को रद्द कर देंगे। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी सरकार में लोगों को दिए गैस के चूल्हे भी। एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव होने हैं और इसे देखते हुए तैयारियां भी की जा रही है। आज बीजेपी विधायक दल की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें भी हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है और इस पर चर्चा भी हुई है। इधर हिमाचल की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अमजद ए सईद ने शपथ ग्रहण कर लिया। अमजद ए सईद हिमाचल हाईकोर्ट के 27वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद ने शपथ ग्रहण कर ली है। न्यायाधीश अमजद ए सईद प्रदेश हाईकोर्ट के 27वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति अमजद ए सईद के नाम की सिफारिश की थी। बता दें, जस्टिस अमजद ए सईद बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर सेवारत थे। 21 जनवरी 1961 को जन्मे न्यायमूर्ति सईद ने 1984 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। बॉम्बे हाई कोर्ट में सहायक सरकारी वकील भी रहे। इन्होंने सरकार की ओर से मैंग्रोव, कचरा डंपिंग, चैरिटेबल अस्पतालों में गरीबों के लिए निःशुल्क और रियायती चिकित्सा उपचार, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित जनहित मामलों में पैरवी की है। जस्टिस अमजद ए सईद 21 जनवरी 2023 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। हिमाचल प्रदेश में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है और वे 27वें मुख्य न्यायाधीश यहां पर बने हैं, जिस पर राज्यपाल ने भी उन्हें बधाई दी है। इधर किसान नेता राकेश टिकैत ने हिमाचल प्रदेश में किसान आंदोलन शुरू करने की बात कही है। अब दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश किसान आंदोलन का बड़ा केंद्र बन सकता है। दिल्ली में किसान आंदोलन के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी किसान आंदोलन शुरू होगा। सिरमौर से लाहौल स्पीति तक किसानों को एकजुट किया जाएगा, जिसके बाद पूरी रूपरेखा तैयार कर हिमाचल में किसान आंदोलन का रण तैयार होगा। इस बात का ऐलान बिलासपुर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। बिलासपुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हिमाचल में किसानों की अनदेखी की गई है। यहाँ चल रहे रेलवे, 4 लेन, एयरपोर्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में लोगों को सही मुआवजा नहीं मिला है, जिसका विरोध अब किसानों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में शुरू होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बिलासपुर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जिसने यहाँ भाखड़ा बांध बनाने के लिए अपने घरों तक का बलिदान दिया, लेकिन आज तक भूमि का सही मुआवजा स्थानीय लोगों को नहीं मिला। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली के किसान आंदोलन का दूसरा फेज हिमाचल में शुरू होगा। इसके साथ हिमाचल के किसानों को फसल का मुआवजा और टावर लाइनों का पैसा तक केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पूरा नहीं दिया गया। पूरे मसले को लेकर देशव्यापी आंदोलन होगा। तो किसानों का आंदोलन पूरे देश ने देखा था। अब ये दूसरा चरण रहने वाला है किसानों के आंदोलन का, ये कहा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश में किसान नेता ने यह कहा है कि किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो कहीं न कहीं चुनाव पर भी इसके असर देखे जा सकते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियों की तरफ से चुनाव की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है और ऊपर से अब किसान आंदोलन यहां पर करने वाले हैं। राजधानी शिमला की अगर हम बात करें तो एक महिला ने एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। घटना का जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में व्यक्ति की पिटाई करती हुई महिला नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ। शिमला के प्रसिद्ध रिज मैदान से सटे मॉल रोड की घटना है। इसमें एक महिला एक पुरुष को पीटती हुई नजर आ रही है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और बीच बचाव करती है, लेकिन महिला पुरुष पर बदतमीजी करने के आरोप लगाते हुए लात थप्पड़ बरसा रही है। घटना का वीडियो सामने आया है। जानकारी के अनुसार मॉल रोड पर स्कैंडल पॉइंट के पास महिला और पुरुष के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो कुछ देर बाद झड़प में बदल गई। जब पुलिस की गाड़ी मॉल रोड से जा रही थी तो कहासुनी और हाथापाई देख गाड़ी रुक गई। गाड़ी से एक पुलिसकर्मी उतरा और उसने महिला से कहा कि मारपीट ना करे और पुलिस के पास शिकायत है। महिला ने पुलिसकर्मी की बात नहीं मानी और पुरुष को थप्पड़ और लात रसीद दिए। इस दौरान काफी भीड़ भी मौके पर एकत्रित हुई। वीडियो में सुनाई दे रहा है कि महिला पुरुष पर बदसलूकी का आरोप लगा रही है। हालांकि कुछ लोग वीडियो में कहते सुनाई दे रहे हैं कि महिला की मारपीट जायज नहीं। पुलिस दोनों महिला और पुरुष को सदर थाने ले गई। महिला और पुरुष में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, इस वजह से घटना हुई। देखना होगा ये पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस इस पर किस तरह से कार्रवाई करती है, लेकिन ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। पाकिस्तान चीन से लगातार कर्ज ले रहा है। हाल ही में चीन से उसने $1 मिलियन के ऋण लिए हैं। चीन से बढ़ते कर्ज का जो भुगतान करने के लिए पाकिस्तान गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र को चीन को पट्टे पर भी दे सकता है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की शाहबाज सरकार की तरफ से प्रयास किए गए कि आर्थिक हालातों को संभाला जाए, लेकिन इसी बीच चीन की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया गया है, क्योंकि चीन पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई करता है और पाकिस्तान की तरफ से चीनी बिजली कंपनियों का बिल नहीं भरा गया। दूसरी तरफ चीन का बड़ा कर्ज भी पाकिस्तान पर चढ़ता जा रहा है। ऐसे में चीन का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से एक रास्ता निकाला गया है।
आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसे पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर के अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान का इलाका चीन को सौंपने की तैयारियां तेज कर दी है। माना ये जा रहा है कि पाकिस्तान चीन का लोन नहीं चुका पा रहा और लोन चुकाने में राहत के तौर पर अब उसने पाकिस्तान का एक हिस्सा चीन को देने का निर्णय लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गिलगित बल्टिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, बल्कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। चीन के दखल को पहले भी बर्दाश्त नहीं करते थे। इसको लेकर प्रदर्शन पहले भी देखने को मिल चुके हैं। हालांकि जब से रूस और यूक्रेन का जंग जो है वो देखने को यहां पर मिल रहा है और दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग देश भी जिनके बीच तनाव की स्थिति देखी जा रही है, जिसमें चीन और पाकिस्तान भी है। हालांकि चीन किसका साथ देगा ये तो बड़ा सवाल है अभी भी। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।